हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने भारतेंदु के बारे में देखा। भारतेंदु की जो उपन्यास थे, भारतेंदु की जो पत्रिकाएं थी, उनके बारे में हमने देखा। आज इस क्लास के अंदर हम भारतेंदु के जो प्रमुख नाटक है उन नाटकों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से नाटक थे और उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। अब देखिए, जो भारतेंदु है उस भारतेंदु के जो महत्वपूर्ण नाटक है, तो इन्होंने दो तरह के नाटक लिखे हैं। एक तो अनुदित है और एक मौलिक है। अनुदित जो दूसरे के नाटक थे उनका अनुवाद किया गया है दूसरी भाषा में, और मौलिक वो जो इसके खुद के हैं। तो देखिए, भारतेंदु के प्रमुख नाटक, भारतेंदु के मौलिक व अनुदित कुल 17 नाटक है। तो भारतेंदु ने 17 नाटक लिखे हैं, 8 अनुदित है और 9 मौलिक नाटक है। अनुदित नाटकों के बारे में देख लेते हैं। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में प्रकाशित है, जो संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। यानी जो विद्या सुंदर भारतेंदु ने नाटक का नाम रखा है वो संस्कृत का एक नाटक है चोर पंचाशिका, जिसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया। जो संस्कृत में था पहले उसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। उसके बाद में रत्नावली, जो 1868 ईस्वी में, ये संस्कृत नाटक रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। यानी संस्कृत में भी नाम रत्नावली था और इन्होंने भी नाम रत्नावली लिखा है, बस भाषा है वो चेंज हो गई है। ये संस्कृत में था जिसको इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पाखंड विडंबन जो 1872 ईस्वी में था, कृष्ण मित्र द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। यानी इसका सिर्फ जो एक अंक है, तीसरा जो अंक, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। यानी कृष्ण मित्र है जो लेखक, उसका एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, उसके तीसरे नाटक का इन्होंने अनुवाद किया है, जिसका नाम रखा इन्होंने पाखंड विडंबन, 1872 ईस्वी में प्रकाशित है। यानी जो संस्कृत नाटक धनंजय विजय है, तो इन्होंने भी नाम धनंजय विजय ही रखा है, जो कांचन कवि का हिंदी अनुवाद है। यानी जो कांचन कवि है उनकी रचना है धनंजय विजय, जिसका नाम इन्होंने यही रखा है। इनके नाम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किससे अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहाँ से पूछ लिया कि संस्कृत के नाटक चोर पंचाशिका का भारतेंदु ने किस नाम से नाटक लिखा, तो भारत विद्या सुंदर है। इसके बाद में कर्पूर मंजरी, जो 1875 ईस्वी में संस्कृत में रचित कांचन कवि के नाटक का हिंदी अनुवाद। आगे देखो, 6 नंबर है भारत जननी 1877 ईस्वी, ये गीति नाट्य है जिसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, विशाख दत्त का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। अब इनके जो 8 जो नाटक थे, ये 8 नाटक है जिनका इन्होंने अनुवाद किया है हमारी हिंदी भाषा में। इन 8 नाटकों का जो अनुवाद किया, इनका मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। सूत्र क्या है? वीरप्पा धक्कप्पा मुद्रा दुर्लभ 680412 जिस प्रकार मोबाइल नंबर याद करते उसी प्रकार आप याद कर लीजिए, 680412 ये तो हो गया इसका कोड, और ये वीरप्पा धक्कप्पा मुद्रा दुर्लभ ये हो गया इनका सूत्र। जो इनकी ये जो नाटक है, जो अनुदित नाटक है, अनुदित, तो अनुदित नाटकों का ये सूत्र है। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, क्योंकि ये लाइन है एक, और आपके जो सारे अनुदित नाटक वो एक जगह आ जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत कहां होता है, अनुदित और मौलिक नाटकों में गलत होता है कि आपसे पूछा जाता है निम्न में से भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है, या निम्न में से भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। वहां आप कंफ्यूजन हो जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आपको 17 नाटकों के नाम याद रह जाते, तो बाद में ये पता नहीं रहता कि अनुदित था या मौलिक था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सूत्र बना दिया, अनुदित का भी बनाया और मौलिक का भी बनाया। तो हमारे अनुदित में है वीरप्पा धक्कप्पा मुद्रा दुर्लभ 680412 ये सूत्र। अब देखिए इस सूत्र को हम अप्लाई कैसे करेंगे।
तो वीरप्पा धक्कप्पा मुद्रा दुर्लभ 680412 तो हमारे देखिए ये जो वी है, वी का मतलब हो जाएगा हमारे विद्या सुंदर, रे का मतलब हो जाएगा रत्नावली, पाक का मतलब हो जाएगा पाखंड विडंबन, दे का मतलब हो जाएगा धंजे विजय, और हमारा क का मतलब हो जाएगा कर्पूर मंजरी, भाग का भारत जननी, मुद्रा का मुद्रा राक्षस, और दुर्लभ का दुर्लभ बंधु। तो ये तो हमारे 8 जो नाटक थे इनका नाम हो गया, 8 नाटकों का नाम हो गया। अब जो 680412 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपको 1802 सन है वो याद रखनी है। 1800 के बाद में जैसे पहले 68 लेना है, 1868 लेना है, तो 1868 के अंदर हमारा जो विद्या सुंदर है वो हो जाएगा, 1868 में विद्या सुंदर हो जाएगा। आगे उसके अंदर हमारे को ऐड करने, तो जीरो ऐड करेंगे, तो जीरो ऐड करेंगे तो वापिस 1868 ही आएंगे, वापिस 1868 ही आएंगे। तो वो रत्नावली है वो भी 1868 में ही है। फिर उसके बाद में हमारे 4 ऐड करने, तो 68 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा। तो जो पाखंड विडंबन है तो वो हमारा 72 में हो जाएगा, 1872 में। फिर 72 के अंदर हमारे को 1 ऐड करना है, 73 आ जाएगा। तो धंजे विजय वो 73 में हो जाएगा। फिर 73 में हमारे को 2 ऐड करने तो हो जाएगा 75। कर्पूर मंजरी वो 75 में हो जाएगा। फिर हमारे को 2 ऐड करने तो हो जाएगा 77। तो भारत जननी है वो हमारा 1877 में हो जाएगा। फिर हमारे को 1 ऐड करना है तो हमारा 1878 में ये मुद्रा राक्षस हो जाएगा। और फिर इसके अंदर 2 ऐड करना है तो 1880 के अंदर हमारा दुर्लभ बंधु हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके जो प्रकाशन की डेट है नाटकों की वो याद कर सकते हो, और उनके क्रम से इनका जो नाम है अनुदित और मौलिक। तो यहां से आपके क्वेश्चन है तो नाटकों से संबंधित ना तो वो होगा कि आपसे क्रम से पूछा जाएगा कि भाई इसको क्रम से आप व्यवस्थित कीजिए, तो भी आपको क्रम याद रह जाएगा, वीरप्पा धक्कप्पा मुद्रा दुर्लभ ये लाइन याद रहेगी। अगर आपकी इसकी डेट पूछ लेंगे कि भाई ये कब प्रकाशित हुआ तो वो भी आपको याद रह जाएगी। दूसरी बात, इनसे आपसे अनुदित या मौलिक पूछेंगे तो वो भी याद रह जाएगा। तो नाटकों से संबंधित है, यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आगे हमारा है मौलिक नाटक। तो मौलिक नाटक है वो 9 है। तो उनमें देखो, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, ये एक प्रहसन है। पशु बलि प्रथा का विरोध, यानी जो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, तो इसमें आपको ये नाम आएगा पशु बलि प्रथा का विरोध। देखो हिंसा नाम आया है तो ये अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें पशु बलि प्रथा उसका विरोध किया गया है। प्रेम योगिनी 1875 ईस्वी जो एक नाटिका है, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र है तो असत्य पर सत्य की विजय है, ये इसके नाम से आपको पता चल जाएगा। श्री चंद्रावली है नाटिका जो 1876 ईस्वी में प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसके अंदर विशेष विस्मोसदम है जो 1876 ईस्वी में जो एक भाण है। भारत दूरदर्शा है 1880 ईस्वी जो एक नाटक है जिसको रासक भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में हमारा नील देवी 1881 ईस्वी जो एक गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी जो एक प्रश्न है 6 दृश्यों का। और सती प्रताप जो 1883 ईस्वी जो एक गीति रूपक है। तो इनका भी मैंने एक सूत्र बनाया है। इनका सूत्र क्या बनाया है? वेद प्रेस श्री विभा नील अंध सती, वेद प्रेस श्री विभा नील अंध सती। जैसे वीरप्पा धक्कप्पा मुद्रा दुर्लभ वो नाम याद रह रहा 680412 मेरे को ऐसे याद हो रखे। आप भी 2-4-5 बार करोगे तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। वेद प्रेस श्री विभा नील अंध सती 73/2010-4102, 73/2010-4102। तो इसको देखो आपको किस प्रकार, वेद का मतलब है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। प्रेस है तो प्रेस में प्रे का तो मतलब प्रेम योगिनी है, और स का मतलब है वो सत्य हरिश्चंद्र है। फिर हमारा श्री आया तो श्री चंद्रावली है। वी का मतलब विश्व से विस्मोसदम है। भा का मतलब भारत दूरदर्शा है। नील का मतलब नील देवी है। अंध का मतलब अंधेर नगरी है। और सती का मतलब सती प्रताप है। अब देखिए यहां पर हमारे को एक तो है भारत जननी, भारत जननी, और दूसरा है भारत दूरदर्शा, भारत दूरदर्शा। अब यहां पर दिक्कत हो रही है कि वहां पर नाम आ जाए तो भारत जननी है
उसको हम अनुदित में रखें या मौलिक में रखें, या भारतीय दूरदर्शा को अनुदित में रखें या मौलिक में रखें। यहाँ पर तो सूत्र के हिसाब से तो सिर्फ हमने भा ही लिया है भाई, यहाँ पर भा आया है और वहां पर भी वीरप्पा धक्का भा, तो वहां पर भी भा ही लिया है। तो उस भा का भारत माने, भारत जननी माने या भारत दूरदशा माने। तो इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। क्या सॉल्यूशन? आपको भारत जननी और भारत दूरदशा नाम तो याद रहेंगे, पर आपको अनुदित और मौलिक में दिक्कत होती है भाई, वो अनुदित में आएगा या मौलिक में आएगा। तो देखो अनुदित है तो अ पहले आता है, अनुदित, ठीक है। तो अ पहले आता है और मैं बाद में आता है, तो हमें पता है कि अनुदित को पहले रखना है। पहले सूत्र है वो अनुदित का होगा, बाद का सूत्र है वो मौलिक का होगा। पहले अनुदित का होगा, बाद का मौलिक का होगा। जो जो समस्याएं मेरे को आई वो सारे समाधान मैंने इसके अंदर दिए हैं आपको। तो अ पहले आता है तो अनुदित को पहले रखना है, और मैं बाद में आता है तो मौलिक को बाद में रखना है। अब दिक्कत आती है कि अनुदित कितने थे और मौलिक कितने थे। तो अ 8 पहले आते हैं और 9 बाद में आते हैं। आपको पता है 17 नाटक है तो 8 पहले रखने 9 बाद में रखने, तो यहाँ कंफ्यूजन खत्म हो गया। अनुदित पहले आएगा, मौलिक बाद में आएगा। अब हमारे को भारत जननी और भारत दूरदशा के बारे में देखना है। तो भारत तो नाम दोनों में ही है। अब हमें पता है कि जो जन्मेगा भाई, जो जन्मेगा उसकी भी तो अच्छी दशा और दुर्दशा होती है भाई, किसी की अच्छी होती है और किसी की बुरी होती है। तो जो जन्मेगा उसकी होगी तो पहले जन्मेगा, तो जन्मेगा मतलब पहले अनुदित आ रहे, तो भारत जननी है वो अनुदित में आएगा और भारत दूरदर्शा है वो मौलिक में आएगा। तो ये स्थिति भी आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपको ये सूत्र लगाने हैं, तो सूत्र मैंने बता दिए कि जैसे उसी प्रकार लगाने जैसे 1873। तो 1873 के अंदर हमारा पहला जो नाटक है वो हो जाएगा, कौन है पहला? वैदिक हिंसा, हिंसा ने बहुती। फिर उसके अंदर हमारे को 2 ऐड करने, तो 2 ऐड करने तो हमारा प्रेम जोगिनी है वो कौन से में हो जाएगा? 75 में हो जाएगा। फिर 0 आ गया तो 0 ऐड करेंगे तो सत्य हरिश्चंद्र है वो भी हमारा 1875 में होगा। फिर उसके बाद में हमारे को वापस क्या करना है? एक के बाद में 0 ऐड करना है, 0 ऐड करना है तो हमारा ये रहा, 1 मिनट रुको, हाँ 1 ऐड करना है, 0 से पहले 1 है तो 1 ऐड करना है। तो हमारा जो श्री चंद्रावली नाटिका है वो हमारे कौन से हो जाए? 1876 में हो जाएगा। फिर उसके बाद में वापिस 0 ऐड करना है तो 1800, देखो ये चिंत्र के अंदर विश्व से विस्मोदम है। फिर उसके अंदर हमारे को आगे 4 ऐड करना है, तो चिंत्र में 4 तो 80 आ गया, तो भारत दूरदर्शा है वो हमारा 80 में हो जाएगा। फिर आगे सूत्र के अंदर हमारा 1 आया तो 1 ऐड करते हैं, नील देवी 1881 में हो जाएगा। फिर हमारा वापिस 0 ऐड करना है तो अंधेर नगरी भी 1881 में है, और फिर 2 ऐड करना है तो 1883 के अंदर हमारा शक्ति प्रताप हो जाएगा। तो ये आप 73/2010 4102, तो इस प्रकार करके आप ये कोड याद कर लीजिए और ये आप सूत्र याद कर लीजिए। 2 लाइनें हैं आपको, 2 लाइनें में भारतेंदु के जो 17 नाटक है उसका किस्सा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा आपको याद करने में 2 4 5 बार करोगे तो आपको ये सूत्र है वो मौखिक हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में है थोड़ा यहाँ पर थोड़ा इरेज करते हैं। इसके बाद में ये इनका अधूरा नाटक है, इसको पूरा करने का काम राधा कृष्ण दास ने किया था। कौन सा? ये शक्ति प्रताप, जो 9 नंबर का जो है मौलिक, ये इनका अधूरा नाटक है, इसको पूरा करने का काम है वो राधा कृष्ण दास ने किया था। भारतेंदु की कुल रचनाओं की संख्या 70 मानी जाती है। कुल रचनाओं की मतलब नाटक भी है उसमें, उपन्यास भी है और भी है, कविताएं, कहानियां, जो पूरी रचनाएं वो भारतेंदु की जो कुल रचनाएं वो 70 मानी जाती है। अब प्रमुख जो ग्रंथ वो देख लेते हैं। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता, यानी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता है वो कौन माने जाते? भारतेंदु माने जाते। समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की, यानी भारतेंदु ने, तो ये पॉइंट है वो मोस्ट है भारतेंदु की दृष्टि से, यानी हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु माने जाते हैं। समस्या पूर्ति के लिए जो कविता वर्धिनी सभा थी उसकी स्थापना भारतेंदु ने की थी। तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में वो भी भारतेंदु ने की थी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, यानी मोस्ट है ये नाटक,
यानी सर्वप्रथम अभिनीत का मतलब पर्दे पे इसको प्रस्तुत किया गया। पहले सिर्फ लिखे जा रहे थे नाटक, पर्दे पे नहीं आ रहे थे। तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल जो शीतला प्रसाद का है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, में लक्ष्मण की भूमिका निभाई भारतेंदु ने। भारतेंदु ने किसकी भूमिका निभाई? लक्ष्मण की भूमिका निभाई। कहने का मतलब जो नाटक था, उस नाटक का जो मंचन हो रहा था, पर्दे पे प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उस नाटक के अंदर, नाटक का नाम क्या था? जानकी मंगल। जानकी मंगल था। तो उसके अंदर जो लक्ष्मण था, भाई राम लक्ष्मण सीता ये जो रोल थे, तो उसमें जो लक्ष्मण की जो भूमिका निभाई वो भारतेंदु ने निभाई थी। तो ये नाटक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम ये अभिनीत नाटक था जो जानकी मंगल के नाम से था, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। भारतेंदु ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यानी भारतेंदु ने किस में दीक्षा ली थी? तो भारतेंदु ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। जिस प्रकार मैंने पूछा घनानंद, पीछे पढ़ के आए हम, तो घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में। तो घनानंद ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी और भारतेंदु ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग किसका है? मत बल्लभाचार्य जी का। तो पीछे से जो चीजें हम पढ़ के आए उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपको एक बार पढ़ने के बाद में वो दिमाग में कंठस्थ हो जाए। यानी कुछ ही चीजें होती है, जैसे मान लिया आपने 100% पढ़ा, तो उसमें से 10% चीजें ऐसी होती है कि आपको वर्षों तक याद रहती है, वो दिमाग में स्थायी हो जाती है। बाकी और चीजें बार बार हम भूलते रहते हैं। तो उसका एक ही है तरीका कि उसको बार बार पढ़ते रहे, डिवीजन है वो बार बार करते रहे, आपको दिमाग में वो सेट हो जाएगी। याद करने का लोड नहीं लेना है आपको, बस आराम से ठंडे दिमाग से धीरे धीरे पढ़ते रहना है, वो दिमाग में ऑटोमेटिक छपती जाएगी। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से उसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, प्रमुख पंक्ति यानी भारतेंदु से संबंधित प्रमुख पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यानी जो खुद की भाषा है वही उन्नति का मार्ग है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इनकी रचना कालचक्र के अनुसार हिंदी 1873 ईस्वी में नई चाल में ढली। यानी भारतेंदु की जो ये पंक्ति ये मोस्ट है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इनकी रचना कालचक्र के अनुसार हिंदी 1873 ईस्वी में नई चाल में ढली। यानी हिंदी है वो 1873 ईस्वी के बाद में एक नए मोड़ से शुरुआत करती है, नई चाल में ढली। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों द्वारा दी गई, ये लाइन भी पहले भी आ चुकी है, दूसरी बार आई है। यानी जो हरिश्चंद्र है, इसका मूल नाम हरिश्चंद्र था, इसको भारतेंदु की उपाधि है, वो काशी के विद्वानों ने और जो साहित्यकार पत्रकार थे उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र, ये लाइन भी आ चुकी है, 2 लाइन पहले आ चुकी है। यानी भारतेंदु को जो पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, और ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसके बाद में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, जो भी एक भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है, इनके बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इसके अंदर हमने जो भारतेंदु है उस भारतेंदु के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। भारतेंदु से संबंधित अगर इतना मैटर आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।